हेलो गाइस, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला उसका नाम है द इनविजन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम केरल होता है। फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में बंद है और चारों तरफ सामान और दवाइयाँ बिखरी हुई है। वहाँ केरल एक ऐसी दवाई ढूंढ रही होती है जिससे उसे नींद ना आए, क्योंकि अगर वो सो गई तो कुछ बुरा होने वाला था। हम देखते हैं बाहर से बहुत सारे लोग दरवाजे को पीट रहे होते हैं। वहाँ कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन केरल ने दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। अब यहाँ क्या चल रहा था ये सब जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। हम पास्ट में जाते हैं। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि काफी पुराना हवाई जहाज जमीन पर आते आते ही तबाह हो जाता है, जिसके कई टुकड़े शहर के अलग अलग जगह पर जा गिरते हैं। और जिस जगह पर उस जहाज का बड़ा हिस्सा गिरा था, वहाँ तहकीकात करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोटेक्शन सूट पहने उस एरिया पर आते हैं और पूरी ही जगह पर नाकाबंदी कर दी जाती है। मतलब कि कोई भी आम इंसान को वहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। जब साइंटिस्ट जहाज के उस हिस्से को चेक करते हैं तो उन्हें उस पर एक छोटा सा एलियन क्रिएचर दिखता है जो कि हर तरह के माहौल में जिंदा रह सकता है। मतलब किसी भी टेम्परेचर में, सर्दी या गर्मी में जिंदा रह सकता है। वहाँ पर डायरेक्टर आता है जो इस केस को हैंडल कर रहा था। जब वो कैंप से बाहर होता है तो वहाँ पर एक बच्ची आती है, तो वो जहाज का एक छोटा सा टुकड़ा उस डायरेक्टर को पकड़ाती है। उस टुकड़े पर वो छोटे छोटे वायरस मौजूद थे और अब जैसे ही डायरेक्टर उस टुकड़े को पकड़ता है तो उसके हाथ पर वो वायरस काट लेते हैं, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर वो जब घर जाता है तो आधी रात को हम डायरेक्टर को बहुत बुरे हाल में देखते हैं। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और चेहरा बहुत ही अजीब दिख रहा था। मगर अगली सुबह जब वो जागता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो फौरन अपनी वाइफ, जिसे वो छोड़ चुका है, ये उसे कॉल करता है, यानी केरल को, जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके थे। वो केरल से कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। केरल कहती है तुम उससे नहीं मिल सकते, अब हम अलग हो चुके हैं। वो जवाब देता है वो मेरा बेटा है, मैं उससे मिल सकता हूँ, ये मेरा हक है। मगर केरल उसके बात को नजरअंदाज करके फोन रख देती है। इसके बाद वो अपने दोस्त, जिसका नाम बेन होता है, उससे मिलती है। वो भी एक डॉक्टर होता है। वो बेन को बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे बेटे से मिलना चाहता है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उसे मिले। तो अब बेन उसको समझाता है कि वो उसके डेड है, उन्हें उससे मिलने से तुम नहीं रोक सकती। इसके बाद केरल अगले ही दिन अपने बेटे को अपने हस्बैंड के पास छोड़ने जाती है। मगर यहाँ केरल का बेटा अपने डेड को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके डेड उसे बगैर एक्सप्रेशंस के बात कर रहे होते हैं, यानी बगैर इमोशंस के। मतलब उनके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई इंसान है। जैसे कि इंसान कम्युनिकेशन करते हैं, मुस्कुराते हैं, एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, ऐसे कोई भी चीज उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो कोई रोबोट हो। फिर हम केरल को देखते हैं जो घर में बिल्कुल ही अकेली थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो हल्का सा दरवाजा खोलती है, जहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे पर अभी चेन लगी हुई है। बाहर एक आदमी होता है जो उसे बताता है कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब केरल को अजीब लगता है, इसीलिए वो कहती है कि आप इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। और जब वो अंदर जाने लगती है तो वो आदमी चेन खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। तब उसे ऐसा करता हुआ केरल देख लेती है और फौरन वापस आकर दरवाजे को बंद कर लेती है। दरवाजे के शीशे से वो आदमी केरल को घूर घूर कर देख रहा होता है। इसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। और आज ही केरल ने इस आदमी जैसे बगैर एक्सप्रेशन के कई लोग देखे होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मगर उसकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब वो अगली सुबह ऑफिस जा रही होती है, क्योंकि वो अपने रास्ते में इस तरह के बहुत से लोगों को देखती है जो आपस में बात नहीं कर रहे होते और बुत बनकर खड़े होते हैं। वो लगातार एक ही तरफ देख रहे थे और सीधा सीधा चल रहे थे। ये ना खुश थे, ना दुखी थे, ना किसी बात से ये परेशान थे और ना ही रो रहे थे। ऑफिस जाने के बाद वो इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च करती है, जहाँ तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस बारे में कि जो हमारे अपने हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, उनका लुक और सब कुछ बिल्कुल ही बदल चुका था। इन सब चीजों से परेशान होकर वो अपने दोस्त बेन से मिलने जाती है, जहाँ एक दूसरे डॉक्टर भी होते हैं जो इन्हें बताते हैं कि जो हवाई जहाज जमीन पर तबाह हुआ था उस पर बहुत सारे एलियन क्रिएचर्स देखे गए थे। ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो एलियन क्रिएचर्स इंसानों के जिस्म में घुसकर पहले उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं और बाद में पूरे जिस्म को अपने हिसाब से चलाते हैं। और जो लोग उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार होते हैं वो ऐसे ही इमोशनलेस बन जाते हैं। ये सारी बात जानने के बाद केरल परेशान हो जाती है, इसीलिए वो फौरन अपने बेटे को लेने के लिए अपने हस्बैंड के घर जाती है। उसके हस्बैंड के घर में और भी लोग थे। वो केरल को बताता है हमारा बेटा अपने दोस्त के घर गया है उनके साथ खेलने के लिए। केरल उसके कमरे में जाकर उसका सामान बांधने लगी है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो दरवाजा बंद होता है और उसके हस्बैंड के घर में जितने भी लोग थे वो सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो अपने हस्बैंड से पूछती है ये सब क्या है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है जब तुम सो जाओगी तो जागने के बाद तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम एक काम करो, हमें सपोर्ट करो, बाकी तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी। ये सब सुनने के बाद केरल समझ जाती है कि उसका हस्बैंड भी उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार हो चुका है। वो काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हरे रंग की उल्टी कर देता है। मगर केरल अपना मुंह साफ करके जैसे तैसे वहाँ से निकलती है और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर केरल देखती है उसके सामने एक
ट्रक और कुछ लोग हैं, ये भी कोई आम इंसान नहीं होते बल्कि एलियंस होते हैं। ये देख केरल घबरा जाती है और अपनी गाड़ी पीछे की तरफ लेने लगती है, लेकिन पीछे भी एक गाड़ी थी जो इसकी गाड़ी से आके लगती है और अब केरल गाड़ी के जरिए तो यहाँ से नहीं निकल सकती है, इसीलिए वो यहाँ से उतर कर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ वो सारे लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो वो भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाती है और देखती है कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों में भी कोई इंसान जिसे फ्रेश तासुरात नहीं है, मतलब ये सभी एलियन क्रिएचर का शिकार है। यहाँ केरल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके बेटे की वीडियो कॉल आती है जो उसे बताता है कि डैड मुझे कहीं ले आए हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जानकर केरल परेशान हो जाती है, बस रोने ही वाली थी कि तभी उसके सामने बैठे हुआ लड़का कहता है कि बिल्कुल शांत हो जाओ, परेशान मत हो और रोना तो बिल्कुल ही मत, यानी कोई भी जज्बा तुम्हें शो नहीं करने, वरना वो तुम्हें पहचान लेंगे और तुम पर हमला करके अपने जैसा ही बना लेंगे। जिसके बाद केरल भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल उनकी तरह ही रोबोट जैसा बनकर बैठ जाती है। मगर तभी यहाँ कुछ और लोग भी आते हैं जो उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार थे और वो एक के बाद एक इंसान को अपने जैसा बना रहे थे। एक औरत जैसे ही उनको देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें धक्का देकर उन पर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहाँ चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग पिछले हिस्से में आ जाते हैं और वहाँ एलियन क्रिएचर्स के शिकार लोग उन पर हमला करके उन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। अब वहाँ बसी है तो सिर्फ केरल ही, जो किसी तरह वहाँ से निकलकर भाग जाती है और वो जब स्टेशन से निकल रही होती है तो अपने आसपास भी वो इन अजीब लोगों को देखती है, तो अब वो भी उनकी तरह ही बनकर चलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस भी इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं तो पुलिस उस इंसान को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये पुलिस भी उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार हो चुके होते हैं। अब केरल को पसीना आने लगता है, तभी एक पुलिस वाला केरल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे माथे पर पसीना आया हुआ है, वो तुम्हें पहचान लेंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये पुलिस वाला भी अभी तक नॉर्मल होता है। इसके बाद केरल वापस अपने घर आती है और अपने बेटे को आवाजें लगाने लगती है, मगर वो वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वो बहन के साथ उसी डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि ये दरअसल एक तरह का वायरस है जो कि इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। अगर किसी इंसान के जिस्म में ये वायरस चला गया और वो सो गया तो ये वायरस इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिससे वो इंसान ऐसे ही अजीब लोगों जैसा बर्ताव करने लग जाता है। यानी ये वायरस इंसान के जिस्म में जाकर तब तक अपना काम नहीं करता जब तक कि वो इंसान सो नहीं जाता। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे पर नजर रखेंगे ताकि इनमें से कोई भी ना सोए। आगे वो डॉक्टर बताता है कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक लैब है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो हमारा इलाज हो सकता है। लेकिन केरल मना कर देती है कि मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ इनकी बात चल ही रही थी कि अचानक यहाँ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वायरस का शिकार हैं और वो पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी ये चारों चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर ये बिल्कुल उन लोगों की तरह ही चलने लगते हैं। तभी केरल देखती है कि एक औरत को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये केरल के ही मरीज थी और ये बार बार यही कह रही है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर केरल के दिमाग में सवाल आता है कि अगर ये सो गई थी तो वो इस वायरस का शिकार क्यों नहीं हुई। के बाद वो डॉक्टर जो केरल के साथ है वो लैब की तरफ निकल जाते हैं, जबकि केरल अपने दोस्त बहन के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब केरल बहन को भी वही बात बताती है जो इसके दिमाग में चल रही थी कि अगर वो सो गई थी तो अभी तक वो ठीक कैसे है, वो इस वायरस का शिकार क्यों नहीं हुई। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो इस औरत के मेडिकल रिपोर्ट को चेक करेंगे और फिर जब बहन उसके मेडिकल रिपोर्ट को देख तो पता चलता है कि उस औरत को एक बीमारी है जो उसे चिकनगुनिया के बाद हुआ था। बीमारी उस इंसान के दिमाग के एक हिस्से पर असर डालती है और यही वजह है कि वो सोने के बाद भी वो इस वायरस का शिकार नहीं हुई। मगर ये बीमारी हर इंसान में नहीं होती, सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, जो एक जेल की बीमारी है। तब ये सुनकर केरल कहती है मेरे बेटे को भी चिकन पॉक्स हुआ था और जब बाद में हमने उसके टेस्ट करवाए तो उसे भी ये बीमारी हुई थी। इसका मतलब है कि मेरा बेटा भी इस वायरस का शिकार नहीं हो सकता, वो इस वायरस से पूरी तरह महफूज है, इसीलिए तो वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है। अब बेन उसी डॉक्टर को कॉल करता है जो लैब की तरफ गया था और वो लैब में पहुंच भी गया था। अब बेन उसे बताता है कि जिस औरत को हमने देखा था जो चिल्ला रही थी वो सोने के बाद भी इस वायरस का शिकार नहीं हुई, क्योंकि उसे भी वो दिमागी बीमारी है। जो सुनकर डॉक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो कि यही ना हम इस वायरस का तोड़ या एंटीवायरस बनाए, मगर इसके लिए हमें उस औरत का खून या डीएनए चाहिए, क्या वो इस वक्त जिंदा है। बेन कहता है हमें उस औरत की जरूरत नहीं है, बल्कि केरल के बेटे को भी वही दिमागी बीमारी है और अगर हम उस बच्चे को ले आए तो एंटीवायरस यानी वो वैक्सीन बन सकती है। तभी केरल के पास के बेटे का मैसेज आता है जो बताता है कि डैड मुझे दादी के घर ले आए हैं। तो अब केरल को पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ है, जिस बारे में वो बेन को भी बताती है, मगर बाहर इन्फेक्टेड लोग होते हैं तो यहाँ से निकलना आसान नहीं है। तभी यहाँ केरल को याद आता है, वो बेन को बताती है कि मैं भी इस वायरस का शिकार हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर उल्टी कर दी थी और मुझे डर है कहीं मैं सो न जाऊँ, क्योंकि अगर मैं सो गई तो वो वायरस मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगा। इसके बाद बेन पुलिस के कपड़े पहने केरल को एक जगह पर छोड़ देता है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वो गाड़ी तेज चलाता है ताकि सब उसके पीछे लग जाएं और केरल
केरल यहाँ से निकल पाए। अब केरल भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह चलकर एक ट्रेन में चढ़ जाती है जहाँ बैठे सारे मुसाफिर इस वायरस का शिकार थे। वो एकदम शांत बैठे थे। वो सीधा एक वॉशरूम में चली जाती है और वो जब बाहर आती है तो वहाँ उसके बेटे का दोस्त खड़ा हुआ था। तो वो बताता है कि मेरी फैमिली नहीं रही। के बाद केरल उसे लेकर ट्रेन से उतर जाती है। तब सामने उसका हस्बैंड खड़ा था जो उसे लेकर अपने मोम के घर आ जाता है, मगर यहाँ उसका बेटा नहीं होता। उसके हस्बैंड की मोम भी इन्फेक्टेड थी। वो सब खाना खा रहे थे मगर कोई भी ये पहचान नहीं पाता कि केरल इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल उन्हीं की तरह कर रही थी। इसी दौरान केरल के पास उसके बेटे की कॉल आती है जिसे वो संभल कर बात करती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो जाए। यहाँ बातों ही बातों में उसे पता चल ही जाता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ है। बहुत जल्द वो अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर उसका हस्बैंड और उसके आदमी उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं, इसलिए उनका पीछा करने लगते हैं। तब केरल और उसका बेटा भागकर एक बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ उनके पीछे पीछे केरल का हस्बैंड भी आ चुका था जो उन्हें देख लेता है। वो अपने ही बेटे को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है, मगर इससे पहले कि वो उसे मारता केरल एक रोड से हमला करके उसे जान से मार डालती है। जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल के स्टोर में आ जाती है जहाँ बहुत सारी दवाइयाँ थी। फिर वो एक दवा को इंजेक्शन में भरकर अपने बेटे को देती है और कहती है कि अगर मैं सो जाऊं तो इसे मेरे दिल में लगा देना। फिर केरल के पास बेन की कॉल आती है। ये उसे बताती है कि मेरा बेटा मेरे साथ है और हम एक हॉस्पिटल के स्टोर में हैं। ठीक है, बहुत जल्द मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब केरल को बहुत नींद आ रही होती है मगर वो नहीं सो सकती थी क्योंकि सोने के बाद जब वो जागेगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी होगी, लेकिन क्योंकि उसका बेटा थक चुका था इसीलिए वो सो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ नींद ना आने की दवा ढूंढना शुरू कर देती है और ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी और बाहर से इन्फेक्टेड लोग दरवाजे को नॉक कर रहे होते हैं मगर वो दरवाजा नहीं खोलती। वो काफी घंटों से नहीं सोई हुई होती है, इसीलिए अब उसे नींद आ जाती है। उसका बेटा जब ये देखता है कि मेरी मॉम सो गई है तो वो उस इंजेक्शन को केरल के दिल में लगा देता है जिससे वो फौरन जाग जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से नहीं सोई थी। तभी यहाँ पर बेन भी आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके गले से लग जाती है, मगर बहुत जल्द ही उसे पता चल जाता है कि बेन भी अब उस वायरस का शिकार हो चुका है। तब वो जल्दी से बेन पर गन तान देती है। तो बेन कहता है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि पूरी दुनिया में सुकून होना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो अब देख लो इस वायरस की वजह से ऐसा हो भी गया, हर तरफ सुकून हो गया है। वायरस का शिकार लोग आपस में नहीं लड़ते क्योंकि उनके अंदर से जज्बात और एहसास खत्म हो चुके हैं, तभी तो हर तरफ सुकून है और इसी वजह से अब दुनिया में कोई खून खराबा नहीं होगा। ये कहने के बाद वो दरवाजा खोल देता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाएं। तो केरल रोते हुए पूछती है मैं तो वायरस का शिकार हो जाऊंगी मगर मेरे बेटे जैसे लोगों का क्या होगा। तो बेन कहता है जो इस वायरस का शिकार नहीं है हमारी इस दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं। जिसके बाद वो सारे लोग उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब केरल उन पर गोली चलाकर सभी को मार डालती है और साथ ही वो बेन को गोली मारकर उसे जख्मी कर देती है और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो गाड़ी में बैठकर वो यहाँ से भाग जाती है, मगर हर तरफ बहुत सी गाड़ियाँ उसके पीछे लग जाती है क्योंकि सभी उसके बेटे को मारना चाहते हैं। और तभी एक गाड़ी अचानक से आकर केरल गाड़ी से टकरा जाती है और एक्सीडेंट होने की वजह से वो फौरन ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वायरस का शिकार लोग चारों तरफ से उनके गाड़ी को घेर लेते हैं, मगर इससे पहले कि वो गाड़ी का शट तोड़ते केरल को होश आ जाता है और एक बार फिर वो गाड़ी चलाने लग जाती है। और तभी उसे उसी डॉक्टर की कॉल आती है जो लैब में था। वो केरल से कहता है वैक्सीन बनाने के लिए हमें तुम्हारे बेटे की जरूरत है, तुम कहाँ पर हो। तो वो उसे बता देती है कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में वो हेलीकॉप्टर में वहाँ आ जाते हैं और केरल को बिल्डिंग के छत पर आने को कहता है। तब केरल लिफ्ट के जरिए अपने बेटे को लेकर छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो छत पर पहुंच जाती है। तब डॉक्टर हेलीकॉप्टर में उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सब केरल के बेटे को लेकर लैब में आते हैं। केरल के बेटे के डीएनए को लेकर वो वैक्सीन बना लेते हैं। जिसके बाद एक एक कर सभी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर दिया जाता है और कुछ ही वक्त के बाद तकरीबन सभी ठीक हो चुके होते हैं, जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि जब वो इन्फेक्टेड हुए थे तब उन्होंने क्या किया था। मतलब उस वायरस के शिकार होने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनमें से एक बेन भी था जिसने केरल से शादी कर ली थी। यही केरल के बेटे का दोस्त भी था जो कि अब इनके साथ ही रह रहा था क्योंकि उसकी सारी फैमिली अब मर चुकी थी और अब इस नई शुरुआत में सब बिल्कुल खुश है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।